Hello, my dear students. Welcome to Enjoy Biology with RK मिश्रा। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? मेहनत कर रहे हैं ना? रातों को जग जग के सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं ना? हाँ, ऐसा ही कर रहे होंगे। तो चलते हैं बेटा, आज हम कुछ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे इकोसिस्टम में। यानी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, यानी कि हमने ये देखा था कि इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेन्ड कैसे रहता है, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होता है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होते हैं, मैनमेड इकोसिस्टम क्या होते हैं। इसके बाद हमने देखा था किस तरह से बायोस्फीयर यानी कि नेचर एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। फिर हमने ये भी जाना था कि किस तरह से एक छोटा सा वाटर का ड्रॉप अपने आप में एक इकोसिस्टम है, और हमने देखा था कि ये कैसे इकोसिस्टम आपस में कोरिलेटेड कोऑर्डिनेटेड होके वर्क करता है। ये सारी जानकारी एज अ इंट्रोडक्शंस के रूप में हम लोगों ने लिया था। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बेटा यहां तक देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं एक कदम आगे, यानी कि अब बढ़ते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो कोई भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए जरूरी है उसका कंपोनेंट, यानी कि बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कोई भी इकोसिस्टम है उसके कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा? दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक, और दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा बायोटिक कंपोनेंट। देखो जैसे ही आप यहां देखो ए बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा क्या है बायोटिक कंपोनेंट, मतलब ये वैसे कंपोनेंट है जिसमें लाइफ है और ये वैसे कंपोनेंट है जिसमें लाइफ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट किस किस को इंक्लूड करता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर याद रखिएगा, इडेफिक फैक्टर्स। इडेफिक फैक्टर मतलब क्या होता है? इडेफिक फैक्टर का सीधा मतलब है इसमें प्रेजेंट रहता है न्यूट्रिएंट, यानी कि न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के बारे में यहां बात की जाती है। यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात होती है। और आपको पता है ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की जैसे ही हम बात करते हैं तो ये अल्टीमेटली ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं बेटा? प्लांट के लिए तो बेसिकली कहाँ पर? सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल। और ये जो सॉइल है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स फॉर प्लांट। सॉइल को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स फॉर प्लांट। याद रखिएगा सॉइल को हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ प्लांट। मैट्रिक्स ऑफ प्लांट कहते हैं सॉइल को। तो सॉइल को मैट्रिक्स ऑफ प्लांट कहते हैं, क्यों? क्योंकि सॉइल जो है क्या करता है बेटा? सॉइल सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। समझे नहीं यहां तक? क्योंकि सॉइल जो है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स लगता है, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट उसके नरिशमेंट के लिए जरूरी है, यानी कि उसके पोषण के लिए जरूरी है, वो कौन प्रोवाइड करता है? सॉइल प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए सॉइल जो है एक मैट्रिक्स है, किसके लिए? जितनी भी प्लांट्स है वो सारे प्लांट्स के लिए मैट्रिक्स का काम करता है। इसके बाद आते हैं, ये तो पहला हो गया, अब आते हैं बेटा दूसरे नंबर पे।
टोपोग्राफिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स करेंगे। टोपोग्राफिक, जैसे ही हम टोपोग्राफिक के बारे में आते हैं तो इसमें तीन चीज बेसिकली देखा जाता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो देखते हैं बेटा एल्टीट्यूड, दूसरा हम देखते हैं बेटा लैटीट्यूड और स्लोप देखते हैं, स्लोप देखते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि ये एल्टीट्यूड तो जस्ट ये एंगल को बताता है जो रेंज करता है कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ पोल थ्रू 0 डिग्री। यानी कि अगर हम देखें तो ये अगर ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये इक्वेटर है और आपको भी पता है ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में भी इसका बहुत काम है, समझ गए। यहां पर नॉर्थ पोल रहते हैं, यहां पर क्या रहता है साउथ पोल रहते हैं और यहां 0 रहते हैं। याद रखिए ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसके बाद टेम्परेट है और पोलर है। यहां आप दिमाग में रखिएगा, यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ ये रीजन जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये जो है बेटा टेम्परेट के लिए है, ठीक है, ये क्या है टेम्परेट के लिए है। और इधर भी हम देख सकते हैं ये टेम्परेट होते हैं और ये जो होते हैं ये पोलर की तरफ जाते हैं, है ना, क्योंकि साउथ पोल है नॉर्थ पोल है। यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ -90 डिग्री, यानी कि ये रेंज है बेटा। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर हम इधर की तरफ मूव करें या इधर की तरफ मूव करें, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमारा इक्वेटर है। क्या है हमारा इक्वेटर है बेटा। तो इक्वेटर से जब हम नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है डिक्रीज होता है, स्पेसीज क्या होता है डिक्रीज होता है। याद रखिएगा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होगा बेटा डिक्रीजेज होंगे। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए। फिर उसी तरह से हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो क्या होता है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि ये अगर ये ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन अगर अच्छे ढंग से क्लियर नहीं रहे तो दिक्कत होती है। और ये हमने वाटर लेवल ले लिया, ये सी लेवल है। ये क्या है बेटा ये हमारा सी लेवल है, समंदर का लेवल। और इधर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लैंड से ऊपर बढ़ते चलते हैं माउंटेन, तो यहाँ पर यहाँ से जो लेवल होता है ये सी लेवल से ये ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बेटा यहाँ भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है बेटा डिक्रीज होने लगता है। आया दिमाग में। यानी कि सी लेवल से प्लेन से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं होता है डिक्रीज होता है। अब आता है स्लोप। स्लोप मतलब है, स्लोप का सीधा मतलब है राइज एंड फॉल ऑफ सॉइल्स, फॉल ऑफ सॉइल। यानी कि अगर जो मिट्टी है वो कहाँ पर उठी हुई है, कहाँ पर उसकी ऊंचाई है और कहाँ वो गहरा है। यानी कि हम कह सकते हैं ये मिट्टी की जो बनावट है, कहाँ वो प्लेन है, कहाँ वो उठा हुआ है, कहाँ उसके ऊपर पर्वत वगैरह के छोटे छोटे पार्ट्स है। यानी कि स्लोप वाइज कैसे सॉइल का अरेंजमेंट है, सॉइल के लेयर का अरेंजमेंट है वो बताता है। यानी कि ये तीन फैक्टर कहीं ना कहीं टोपोग्राफिक कंपोनेंट है जो डिसाइड करता है कि वहां का इकोसिस्टम कैसा होगा। हालांकि आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में टोपोग्राफी का मतलब होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया व्हिच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ रिवर, माउंटेन, etc.
यानी कि जो रिवर माउंटेन उसका लोकेशंस पोजीशंस को बताता है, उसके बारे में बताता है, उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। इसके बारे में हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, क्योंकि वहां एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है और बोर्ड बुक में भी दिया हुआ है। फिर आते हैं बेटा क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें तो आपको भी पता है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ईटीसी। देखिए अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात आई तो ह्यूमिडिटी मतलब नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग क्या हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसमें कितने वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो उसकी ह्यूमिडिटी हो गई। फिर आते हैं बेटा टेम्परेचर, प्रेशर, यानी कि ये सारे के सारे ये क्लाइमेटिक कंडीशंस कहलाते हैं। तो बेसिकली तीन कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट में ये जो तीन कंडीशन और फैक्टर हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट को मतलब हम कह सकते हैं कंट्रोल करता है और कैसे करने में मदद करता है इकोसिस्टम को, वो बताता है। क्लियर? तो यहां इतने सारी चीजों को आप अच्छे ढंग से लिखिए बेटा। अब देखो बेटा ये अबायोटिक हो गया, अब आता है बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एकदम पढ़ते रहिए और वीडियो लेक्चर देखने के साथ साथ अपने सामने में एनसीईआरटी और बोर्ड बुक जरूर रखिए बेटा। देखो आपकी जो थोड़ी सी मेहनत और हमारी थोड़ा सा प्रयास लिखेगा एक नया इतिहास। तो इतिहास लिखने के लिए थोड़ा तो प्रयास कीजिए। चलिए बेटा अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट। जैसे ही हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स में जो मेजर आता है सबसे पहला वो है प्रोड्यूसर। क्या आता है बेटा? प्रोड्यूसर। देखिए बेटा ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा इकोलॉजी में प्रोड्यूसर कंज्यूमर इसी की बात होती रहती है। अब यहां देखिए प्रोड्यूसर जिसको हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स में भी कौन सा? फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं प्रोड्यूसर, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ये रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। और प्रोड्यूसर जो हैं ये क्या हो सकते हैं बेटा? आपको भी पता है ये प्रोड्यूसर प्लांट हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं बेटा? अलगी हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है? ब्लू ग्रीन अलगी। आपने पढ़ा होगा सेल में है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने सेल में पढ़ा होगा। ब्लू ग्रीन अलगी के पास क्या होता है बेटा? क्रोमेटोफोर। क्या होता है बेटा? क्रोमेटोफोर। ये 3 बार इसीलिए बोले क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जो नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लू ग्रीन अलगी में क्रोमेटोफोर होता है बेटा, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखिएगा, लिख भी देते हैं कि आपको दिमाग में रहे। हैविंग क्रोमेटोफोर्स रहते हैं इसके अंदर। और ये ब्लू ग्रीन अलगी फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट है। क्या है बेटा? फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहिए, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये। पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इस धरती पर आया वो क्या है बेटा? ब्लू ग्रीन अलगी। इसके बाद आता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या आता है बेटा? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। दूसरा एग्जांपल आते हैं, हम देखते हैं, इसको हम लिखते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स।
फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स ये जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए बेटा? फोटोसिंथेसिस के लिए। ये माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट है। क्या है बेटा? माइक्रोस्कोपिक, जो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। अब प्रोड्यूसर के बाद, यहां तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस करेगा। ये वास्तव में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये जितने भी होते हैं, ये वास्तव में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमेशा दिमाग में रखिएगा। प्रोड्यूसर जो भी होंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो प्लांट हो, अलगी हो, ब्लू ग्रीन अलगी हो, या फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो। हमेशा ये बात आप दिमाग में रखिएगा। और हर इकोसिस्टम में अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल में जनरली प्लांट वगैरह रहते हैं, और एक्वेटिक में अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी और फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो सकते हैं, वो एक्वेटिक में। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर में कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, अब ये देखिए, अब कंज्यूमर्स की जैसे ही बात करते हैं बेटा, तो ये कंज्यूमर्स मेनली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉप्स। आप पढ़े होंगे, ये सब बेसिक कंपोनेंट्स है। हेटेरोट्रॉप्स यानी कि दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंड रहता है। जैसे हम लोग हुए, गोट हुआ, ठीक है, बकरी हुई, लायन हुआ, ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इसमें याद रखिएगा, ये हेटेरोट्रॉप्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉप्स में हर्बी वोर्स हो सकते हैं, यानी हर्बीवोर्स मतलब प्लांट खाने वाला। दूसरा कार्निवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं। और ओमनीवोर्स हो सकते हैं, ओमनीवोर्स हो सकते हैं, यानी कि जो प्लांट और एनिमल्स यानी कि फ्लैश ईटर दोनों हो, यानी कि प्लांट के पार्ट्स को भी खाए और फ्लैश भी खाए, यानी कि मांस भी खाए, वो क्या है? ओमनीवोर्स। लेकिन ओमनीवोर्स जो होता है बेटा, वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब आता है, ये कंज्यूमर को भी अलग अलग टाइप में बांटा गया है। प्राइमरी, प्राइमरी, फिर आता है बेटा सेकेंडरी, सेकेंडरी, फिर आता है बेटा टर्शियरी, टर्शियरी, फिर टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। ऐसे बांटे गए हैं। यानी कि प्राइमरी यानी कि जो सबसे पहले प्रोड्यूसर को खाएगा प्राइमरी, प्राइमरी के बाद जो दूसरा होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी को जो खाएगा टर्शियरी, और टर्शियरी को खाएगा टॉप। इसको कोई नहीं खाता है, समझ गए? जैसे लायन है, लायन सबको खाता है, फिर लायन को कोई नहीं खाता है। हॉक है, ठीक है, उसको कोई नहीं खाता है। यानी उसको कौन खाता है? पैरासाइट, समझ गए? उसको कौन खाता है बेटा? फंजाई और बैक्टीरिया, यानी कि डिकम्पोज करने के समय में उस पर एक्शन होता है। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि टॉप कंज्यूमर को कोई भी खाता नहीं है। अब आया थर्ड में, अगर हम देखते हैं बेटा थर्ड नंबर में, तो डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। जैसे ही हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स की, तो इसमें क्या आ जाता है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो मेनली जो रहता है, याद रखिए, मेनली जो रहेगा वो रहेगा बैक्टीरिया, फंगस, मेनली बैक्टीरिया और फंगस रहते हैं। लेकिन फ्लैजिलेट्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स भी रहते हैं, याद रखिएगा, फ्लैजिलेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स मेन है, याद रखिएगा। ये मेनली बैक्टीरिया और फंगस रहते हैं, लेकिन फ्लैजिलेट्स भी होते हैं। आया दिमाग में? तो ये बायोटिक कंपोनेंट है। हालांकि फोर्थ नंबर में हम दे सकते हैं कि कहीं कहीं समटाइम्स पैरासाइट, हालांकि पैरासाइट को कोई यूज नहीं करता है, लेकिन याद रखना है कि कोई पूछ दे तो
पैरासाइट्स भी होते हैं, क्योंकि पैरासाइट का भोजन ही दूसरा ऑर्गेनिज्म है। तो पैरासाइट इज नॉट एसेंशियल, बट बायोटिक फैक्टर में लोग पैरासाइट को भी लेते हैं। तो देखो बेटा, हमने अभी तक अबायोटिक और बायोटिक के बारे में पढ़ा। अबायोटिक में इडेफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक, क्लाइमेटिक, और बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स और पैरासाइट। हालांकि पैरासाइट एसेंशियल नहीं है, तो इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिए बेटा। अब देखो बेटा, यहां देखने के बाद, यहां तक देखने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अब जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट पढ़े हैं, वो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को क्या करता है, फॉर्म करता है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में क्या है, तो ये इंटरैक्शंस होता है, इंटरैक्शंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। क्योंकि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट यही क्या करता है, फॉर्म फिजिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने वाला अगर कोई है इकोसिस्टम में, तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को फॉर्म करता है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को फॉर्म करने में मदद करता है। अब आते हैं, अब इसमें क्या क्या ले सकते हैं, ये कैसे फॉर्म होता है। कोई भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसीज कंपोजिशन। क्या देखते हैं बेटा, स्पेसीज कंपोजिशन। स्पेसीज कंपोजिशन कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ मैंगो ट्री है कि यहाँ पर हाइड्रीला है, क्योंकि हाइड्रीला तो वाटर में पाया जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है, अगर सिर्फ मैंगो ट्री है और पॉन्ड है और हाइड्रीला है उसके अंदर, तो हमको पता ये चल जाता है कि यहाँ पॉन्ड भी है और मैंगो ट्री आसपास है, तो इसका सीधा मतलब है कि दोनों तरह के इकोसिस्टम इस एरिया में पाए जा रहे हैं। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन, यानी कि हम गिनते हैं उसको, नंबर काउंट करते हैं ऑफ प्लांट और एनिमल इन पर्टिकुलर एरिया। क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में अगर प्लांट रहेंगे तो प्लांट के हिसाब से ही एनिमल रहेंगे। अगर आप देखोगे कि अगर एक ग्रास बेड है, तो ग्रास बेड में तुम लायन को तो नहीं ढूंढोगे ना बेटा। ग्रास में जनरली तुमको सबसे पहले अगर कुछ दिखेगा तो ग्रास ऊपर दिखेंगे या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि स्पेसीज कंपोजिशंस से हम पता कर सकते हैं कि इकोसिस्टम किस तरह का है, कैसा है, उसकी बायोडायवर्सिटी किस तरह की होगी, प्रोडक्टिविटी कैसा है, कौन प्रोड्यूसर होगा और कौन कंज्यूमर होगा। ये स्पेसीज कंपोजिशन से ही हम पता कर सकते हैं। अब कहते हैं, देखो बेटा, क्या बेटा, स्पेस, यहां हम लिखे स्पेस और यहां क्या लिखे, स्पेशियल। तो स्पेशियल पैटर्न किससे बना, स्पेस से। स्पेशियल पैटर्न बताता है कि अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर स्पेस। किसी भी स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी मतलब नंबर पर यूनिट एरिया, डेंसिटी मतलब नंबर पर यूनिट एरिया, वो घना आबादी वाला है या नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है कि किसी भी मतलब स्पेसीज का अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से अरेंजमेंट है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा उसका डेंसिटी है किसी भी एरिया में, वो किसी भी स्पेस में वो क्या बताता है बेटा, स्पेशियल पैटर्न बताता है, जो दो तरह के होते हैं। एक का नाम है बेटा स्ट्रेटिफिकेशन और दूसरा का नाम है जोनेशन।
अब आता है स्ट्रेटिफिकेशन। क्या आता है बेटा? स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन का सीधा मतलब है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। स्पीसीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब हम किसी फॉरेस्ट में जाते हैं तो उसके लंबाई के हिसाब से आप लेयर डिसाइड करो कि सबसे लंबा लंबा प्लांट कौन से हैं, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। किसका? प्लांट और एनिमल का, जो ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल। लेवल मतलब लेयर, यहां पर किस लेवल में है? स्ट्रेटिफिकेशन ये आपने एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा होगा, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। क्या बेटा? स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यूज मतलब जो लेयर बनाने का काम करता है। तो यहां पर जो लेयर बनाने का काम करेगा उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहेंगे। एग्जाम्पल लिए हैं बेटा फॉरेस्ट, जैसे ट्री। ये ट्री जो है बेटा आपको भी पता है ये टॉप लेयर है। क्या ये टॉप लेवल में रहता है ना? श्रब्स ये क्या है बेटा? मिडल लेयर है, मिडल लेयर है। और ग्रास ये क्या है? बॉटम है। हम कह सकते हैं ये जो श्रब्स है और उसके आसपास वाले जो प्लांट है वो कैनोपी रहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लंबे वाले प्लांट है उससे वो ढके हुए रहते हैं। यानी कि ट्री जो है सबसे अधिक लाइट ट्री को मिलता है, उससे कम श्रब्स को मिलता है और सबसे कम ग्रास। और ग्रास के नीचे सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेड रहता है, सॉइल रहता है। सॉइल में मिनरल्स रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। फिर उसी तरह से दूसरा एग्जांपल आते हैं ओपन सी के लिए, है ना? समंदर का पानी अगर ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, तो ऊपर से जो दिखेगा, जहां पर लाइट 100% लाइट जहां पहुंचता है उसको हम कहते हैं ईपी, है ना? प्लेजिक मतलब ट्रू फोटिक। फोटिक देखो, फोटिक याद रखो, जहां जहां फो आ जाए, ठीक है। फोटोन, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी इज नोन एज फोटोन। पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी इज नोन एज फोटोन। तो फोटिक मतलब ट्रू लाइट यहां पर रीजन है, ये ट्रू लाइट रीजन है, यानी कि लाइट यहां पर 100% आते हैं बेटा। इसके बाद जैसे जैसे मेजो प्लेजिक, फिर बैथी प्लेजिक और लास्ट में बेंथिक। बेंथिक मतलब एकदम डार्क जोन है बेटा। ये क्या है बेटा? डार्क जोन है, यानी कि यहां पर सिर्फ आपको एकदम डार्क दिखेगा और यहां पर जितना भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस वगैरह है इस जोन में होता है बेटा। अब जैसे जैसे लाइट की बात अगर हम करें तो लाइट जैसे जैसे नीचे की लेयर की बात करेंगे लाइट के रिस्पेक्ट में, तो लाइट इंटेंसिटी क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीजेज हो रहा है, डिक्रीजेज हो रहा है। और ये जोन जो हो जाता है ये कैसा हो जाता है बेटा? एफोटिक। एफोटिक, जहां लाइट नहीं मिलता है। तो ये जो है ये क्या हुआ बेटा? हमने आपको बताया कि किस तरह से स्पीशीज कंपोजिशन, किस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन और जोनेशन जो आगे बताने वाले हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को डिसाइड करने के लिए। पहली बात, एक और इंटरेस्टिंग बात है, याद रखिएगा, इन डेजर्ट देयर इज नो स्ट्रेटिफिकेशन इज सीन। ठीक है, डेजर्ट में कोई भी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं देखा जाता है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, और होता भी है कभी कभी तो बहुत रेयरली देखा जाता है बेटा। तो ये सारे के सारे आप देख लो कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के कंपोनेंट थे कि कैसे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को डिसाइड करता है। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट जोनेशन के बारे में। चलिए बेटा जल्दी से जल्दी लिखिए और जोन बाय जोन अपने कॉपी में भी नोट कीजिए और अपने दिमाग और दिल में भी बैठाइए।
अब देखो बेटा कि जो जोनेशंस की बात आती है, यानी स्ट्रेटिफिकेशंस के बाद हम जोनेशंस देखते हैं। जोन वाला हिस्सा यानी कि हॉरिजॉन्टल, यानी जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑन लैंड एंड वाटर। देखो ये जोनेशंस जो है ये हमारे बोर्ड में है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका कंसेप्ट यूज जरूर होता है बोर्ड में। इस पे एक पैराग्राफ, एक डायग्राम भी दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब कहते हैं कि जोनेशन कोई पूछा, स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल, स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल, जोनेशन हॉरिजॉन्टल, जोनेशन हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जब प्लांट और एनिमल का देखा जाता है लैंड पर और वाटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, जोनेशन। अब जोनेशन जनरली जो ऑब्जर्व किया जाता है वो एक्वेटिक एज वेल एज, देखिए एक्वेटिक में भी किया जाएगा, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर भी देखा जाएगा और एक्वेटिक में भी देखा जाएगा। अब आता है कि ये इजीली सीन होता है एट द जंक्शन ऑफ टू, ठीक है, जंक्शन ऑफ टू मतलब जंक्शन ऑफ टू इकोसिस्टम, टू मतलब यहां पर इकोसिस्टम हो जाएगा, टू इकोसिस्टम, जंक्शन ऑफ टू इकोसिस्टम। यहां टू इकोसिस्टम कहने का मतलब एक वेटलैंड हो गया और एक टेरेस्ट्रियल हो गया। आपने देखा होगा, गांव में देखा होगा कि कोई तालाब है तो तालाब के किनारे बहुत सारे मतलब डिफरेंट तरह के पौधे मिलेंगे, वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिलेंगे और वहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक रहती है, हाई बायोडाइवर्सिटी होता है वहां पर, बहुत सारे स्पेसीज आपको पौंड के किनारे मिलेंगे। तालाब में जितने नहीं मिलेंगे वो किनारे में मिलेंगे, क्योंकि किनारे पर प्लांट भी है और एनिमल्स भी है, फ्लोरा भी है और फाउना भी है। फ्लोरा मतलब प्लांट और फाउना मतलब एनिमल। अब यानी उसी पार्ट को हम कहते हैं इकोसिस्टम, यानी कि अगर हम ये देख ले, सॉरी इकोटोन, ये देख ले कि अगर ये टेरेस्ट्रियल है और ये क्या है बेटा, एक्वेटिक है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और एक एक्वेटिक है, तो ये जो हो गया ओवरलैपिंग वाला एरिया, ओवरलैपिंग वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन, इकोटोन। और यही इकोटोन जो है ये हाई बायोडाइवर्सिटी देता है। क्या देता है बेटा, हाई बायोडाइवर्सिटी होता है। हाई बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत अधिक स्पीसीज होते हैं प्लांट और एनिमल का। और याद ही रखिएगा यही क्या कहलाता है बेटा, एज इफेक्ट। यही क्या देता है बेटा, एज इफेक्ट कहते हैं इसको, एज इफेक्ट, यानी दो किनारा मिल रहा है ना बेटा, तो उसी को हम एज इफेक्ट्स भी कहते हैं। एज इफेक्ट्स हैज हायर बायोडाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनिमल का मिलन होता है, वहां दोनों आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं कि जो एज ऑफ लार्ज लेक और जो बीच है उसमें आप जोनेशन आराम से देख सकते हो, एकदम प्रोनाउंस जोनेशन है, आप आराम से इजीली देख सकते हो। वो होता है इंटर टाइडल जोन, मतलब वो एरिया जहां पर लैंड, ठीक है, मिलता है ना, द एरिया वेयर ओशियन, सॉरी ओशियन मीट्स द लैंड, जहां पर लैंड मिलता है ओशियन के साथ, हाई टाइड और लो के बीच में, हाई टाइड एंड लो टाइड, बिटवीन हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड मतलब जहां ऊंची लहर, लो टाइड मतलब जहां लहरें नीची होती है। आपने पढ़ा होगा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। तो बेटा ये समय नहीं है कि आप दूसरे की प्रतीक्षा करो, ये समय है कि इस जंग में, इस लहर में, जो जीवन की लहर है उसमें कूद जाइए, और अगर मन में जज्बा और जज्बात होगा तो लहरें आपको मंजिल तक जरूर पहुंचा देगी, याद रखिएगा बेटा। अब आते हैं लिटोरल जोन, मतलब शैलो एरिया। वो एरिया आप जानते हो ना, शैलो का मतलब क्या, जहां पानी कम हो, ठीक है, मतलब बहुत अधिक पानी नहीं है, आप जाओगे किनारे से फिर थोड़ा सा, ठीक है, तो आराम से बहुत अधिक पानी वाला हिस्सा नहीं, जहां गहराई नहीं है, और उसके पास नीचे तो बिलो शैलो एरिया, फिर धीरे धीरे गहराई बढ़ती चली जाती है। यानी कि ये जो रीजन है ये आपका जोनेशन है, जो इजीली आपको दिखाई देगा, बीच वगैरह पर दिखाई देगा। अब
आप जब जाते हो देखते हो इस चीज़ों को, तो वहाँ पर आपको सब टाइडल, लो मार्स, ठीक है, हाई मार्स, मार्सी एरिया मतलब दलदलीय क्षेत्र, है ना, जहाँ कम कीचड़ हो, जहाँ ज़्यादा कीचड़ हो, जहाँ मड फ्लैट हो, मतलब कीचड़ का बेड बना हो। तो इस तरह का एक डायग्राम आपके बोर्ड बुक में दिया है बेटा। यहां देख लीजिए, ये जो डायग्राम है ये बोर्ड बुक में दिया हुआ है, जहां पर किस इंटरटाइडल चैनल है ना, मड फ्लैट है, लो मार्स है और हाई मार्स है। यानी कि ये डायग्राम को अच्छे ढंग से जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में कभी आ सकता है। ठीक है, तो हमें पहले से ही तैयार रखना है। तैयारी जीत की होनी चाहिए, तैयारी मन में कंफ्यूजन की नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने बोर्ड और एनसीईआरटी का एक एक कंसेप्ट अच्छे ढंग से और विद इन कम पीरियड में समाप्त करेंगे। हाँ, अभी वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो लंबा है और वीडियो जो अपलोडिंग का ड्यूरेशन है वो भी धीरे धीरे कम होते चले जाएगा। और जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम होते चले जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के टाइम नज़दीक होते चले जाएंगे, आपको धीरे धीरे इसका फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। जरूरत है आपको पढ़ने की और कोई टेंशन नहीं लेने की। तो इसको अच्छे से देखिए जो पीछे दिया हुआ है। देखो बेटा, अब जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से सेल्फ सस्टेन रहता है और किस तरह से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेनेबल बनाता है और सेल्फ रेगुलेटरी बनाता है। कैसे ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वाइज वर्क करते हैं और इकोसिस्टम को रेगुलेट करते हैं, ये देखते हैं। यानी कि अगर हम देखें कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में अगर हम देखते हैं बेटा, तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट आप देख रहे हो ये यूनिट की तरह बिहेव करता है। इसीलिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट, अलग अलग नहीं, एक यूनिट के साथ काम करते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और एक रिदम रहता है। किसके बाद क्या होगा? तो बेटा ये चार होते हैं: प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डीकंपोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। प्रोडक्टिविटी मतलब फोटोसिंथेसिस होगा, एनर्जी फ्लो मतलब प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर क्या जाएगा, फूड जाएगा। किसके द्वारा? तो जाएगा आपको फूड चेन और फूड वेव के द्वारा। और फिर जब मर जाएंगे, डेथ होगा एनिमल्स और प्लांट्स का, तो क्या होगा बेटा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होके क्या बनेगा बेटा? वहां से मिनरल्स बनेंगे और फिर मिनरल जो है वो क्या होगा? न्यूट्रिएंट कहाँ आएगा? सॉइल में या एक्वेटिक सिस्टम है तो वाटर के जो बॉटम लेयर है, पॉन्ड के वाटर के जो बॉटम लेयर है वहाँ जो सॉइल रहता है उसमें प्रेजेंट रहेंगे और धीरे धीरे वो घुलेंगे और वाटर में मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। इसीलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो आपके एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, पॉन्ड इकोसिस्टम का, जिसको हम लेंटिक, याद रखिए लेंटिक इकोसिस्टम, जहां वाटर स्टेगनेंट रहे, जहां वाटर में फ्लो ना हो, ये फ्लोलेस वाटर इकोसिस्टम को हम लेंटिक कहते हैं। और लोटिक, लोटिक मतलब जहां वाटर फ्लो करता हो, जैसे रिवर इकोसिस्टम, वो क्या है? लोटिक इकोसिस्टम है। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है? लेंटिक इकोसिस्टम है। अब यहां देखिए बेटा, सबसे पहले हम यहां पर जैसे कि बताए थे अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब वाटर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, वाटर जरूरी है, एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ। पॉन्ड में वाटर है, अब वाटर में ही सब कुछ प्रेजेंट रहता है। डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मतलब क्या? फॉस्फेट रहेगा, है ना, सल्फेट रहेगा, बहुत सारे मिनरल्स और आयंस रहेंगे इसमें। डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मतलब क्या बेटा? शुगर्स रहेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग बहुत सारे कंपाउंड डिजॉल्व रहेंगे इसमें।
सॉइल डिपॉजिट्स, है ना, सॉइल डिपॉजिट्स कहाँ, बॉटम लेयर पर डिपोजिशन ऑफ सॉइल रहेगा। पॉन्ड्स में आप जाओगे उतरोगे तो सबसे नीचे क्या रहता है, बॉटम लेयर रहता है, बेंथिक जोन रहता है, ठीक है। वहां पर क्या रहता है बेटा, सॉइल रहेंगे, कीचड़ रहेंगे। सोलर इनपुट, सोलर इनपुट इज द एनर्जी सोर्स, सोलर इनपुट इज द एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स कहां से मिलेगा, सोलर इनपुट से मिलेगा। फिर आता है टेम्परेचर, क्या मिलेगा बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर कहने का मतलब कि यहां पर टेम्परेचर मिलेगा तभी उसके अंदर चीजें होगी, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे ही ऊपर के लेयर में टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा और पॉन्ड में जैसे ही नीचे जाओगे तो पानी ठंड लगेगा, यानी कि वहां टेम्परेचर कम है। तो यानी कि टेम्परेचर का भी जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है। डे लेंथ, यस, गर्मी में है ना लाइट एनर्जी, ठीक है, उसका लेंथ अलग रहता है, ठंड में अलग रहता है, यानी कि डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक फैक्टर, और दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये हो गया अबायोटिक। अब आते हैं बेटा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स। कौन सा बेटा, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, जिसमें आते हैं अलगी, फाइटोप्लैंक्टन, पहले ही बता दिए हुए हैं। फाइटोप्लैंक्टन ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, छोटे छोटे प्लांट के पार्ट्स जो वाटर सरफेस पर पैसिवली फ्लोट करेगा। क्या करेगा बेटा, पैसिवली जो फ्लोट करेगा उसको हम बोलते हैं प्लैंक्टन। पैसिवली फ्लोट करेगा क्या बोलते हैं, प्लैंक्टन। और प्लैंक्टन दो तरह के, फाइटोप्लैंक्टन मतलब प्लांट का पार्ट, जू प्लैंक्टन मतलब एनिमल्स का पार्ट। लेकिन एक और कंसेप्ट आता है नेक्टोन, NE है ना, KTON। नेक्टोन जो है वो एक्टिवली फ्लोट करता है वाटर सरफेस पर, पैसिवली प्लैंक्टन, एक्टिवली नेक्टोन, याद रखिएगा। अब फाइटोप्लैंक्टन हो गया, फिर उसी तरह से प्लांट होती हैं। तो प्लांट किसी भी पॉन्ड में तीन तरह के देखे गए हैं। एक जो कहता है फ्लोटिंग, याद रखिए फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब याद रखिएगा इकॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल, याद रखिएगा इकॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि वाटर में ऑक्सीजन जितना भी रहता है ना उसको एकदम ड्रेन कर जाता है। ऑक्सीजन का काल है ये वाटर इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, और ये तुरंत पूरा बॉडी पर फैल जाता है और वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है, समझ गए। अगर तुम एक इकोर्निया कहीं से ला के किसी पॉन्ड में रख दोगे तो कुछ ही दिनों में पूरा पॉन्ड इकोर्निया से भर जाएगा। वाटर हायसिंथ भी कहते हैं इसको, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, समझ गए। और ये इसमें ऑफसेट होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ होता है, ऑफसेट से तुरंत फैल जाता है एक दूसरे से और पूरा पॉन्ड में फैलने के बाद वहां का ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है और फ्लोरा और फाउना जो भी प्लांट और एनिमल उस पॉन्ड में है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो मर जाते हैं। अब आता है बेटा मार्जिनल प्लांट। तो मार्जिनल प्लांट में आ जाता है कॉमन रश, रॉयल फर्न, फर्न जैसे ही आया तो टेरिडोफाइट्स है। फिर सबमर्ज्ड में आता है हाइड्रीला, वैलिसनेरिया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे ये सब प्लांट के नाम आप, हाइड्रीला और वैलिसनेरिया। ये प्लांट पाए जाते हैं जो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स होता है, यानी कि ऑटोट्रॉप करता है मतलब फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस हो गया, फूड बन गया, अब कंज्यूमर जो फूड लेगा किसके थ्रू, फूड वेब और फूड साइकिल के थ्रू, वो होता है जू प्लैंक्टन। बोला था ना अभी ना, जू मतलब क्या होता है एनिमल और प्लैंक्टन मतलब वो टुकड़ा जो वाटर सरफेस पर चले। यहां पर फाइटो मतलब प्लांट, प्लैंक्टन अलग, यहां जू फाइटो मतलब प्लांट का टुकड़ा, जू मतलब एनिमल का टुकड़ा। ये प्लैंक्टन कैसा, पैसिवली फ्लोट करता है वाटर सरफेस पर। और एक टर्म बोले हैं नेक्टोन, वो एक्टिवली फ्लोट करता है वाटर सरफेस पर, नेक्टोन, NEKTON, ठीक है। तो अब यहां देखिए जू प्लैंक्टन, फिश, एक्वाटिक इंसेक्ट, फिश ईटिंग बर्ड्स ETC, ये सब कंज्यूमर्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स के बनाए गए भोजन को खाने का काम करते हैं। अब जैसे ही भोजन हो गया, सबका लाइफ स्पेन है और उस अपने लाइफ स्पेन में ही वो सारे काम करते हैं। एक बार जिंदगी समाप्त हो गई तो मरते हैं, ठीक है। तो सब मरेंगे जो भी एक्वेटिक सिस्टम में रहेंगे। तो उस मरने के बाद
क्या एक्ट होता है बेटा? डिकम्पोजर्स, जो होता है फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट्स मतलब प्रोटिस्टा। फ्लैजिलेट्स मतलब प्रोटिस्टा, ये लेकिन मेनली फंजाई और बैक्टीरिया रहते हैं। ये डिकम्पोजिशंस होता है और डिकम्पोजिशंस के बाद यहां पर मिनरल रिलीज होता है, और मिनरल रिलीज होगा तो फिर कहां जाएगा बेटा? तो डायरेक्ट इस पॉन्ड इकोसिस्टम के पार्ट्स में जाएगा। यानी एक छोटा सा पॉन्ड सारी कहानी कहता है इकोसिस्टम, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को। और ये भी एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया कि यहां पर एनर्जी का जो फ्लो होगा वो यूनि डायरेक्शन होगा। यानी कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, सब में एक रिदम चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, कंट्रोल चाहिए, तभी ही कोई भी इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल होता है। एकदम ध्यान से रखिए, सेल्फ सस्टेनेबल होता है और अच्छे से लिखा हुआ है, जिसको आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम गौर से सारी चीजों को देखिए कि किस तरह से चार फंक्शन है और चार फंक्शन में ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि ये जो एनर्जी फ्लो है ये बताता है कि फाइटोप्लैंक्टन, प्लांट, अलगी के द्वारा जो भी फोटोसिंथेसिस हुआ वो कंज्यूमर लेगा। फिर कहता है डिकम्पोजिशंस हुआ इस सब के कारण, फिर बाद में मिनरल रिलीज यानी कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये जो बात है ना बेटा, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अब पढ़ोगे आगे। न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। ये साइकिल है जो पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, तब जाके इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल और रेगुलेटरी बनता है और उसके लिए एनर्जी लगता रहता है। तो आपके अंदर भी वही एनर्जी रहनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। अपने मन में एक जिद ठान लीजिए कि हमें करना ही है। याद रखो बेटा, जीतने के लिए जिद चाहिए, हारने के तो बहाने हजार हैं। ठीक है, हजार बहाने मत बनाओ, सिर्फ जीतने की उम्मीद रखो। जीत मिलेगी मिलेगी मिलेगी। तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।